दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सेवार्थ मिशन का जूम मीटिंग में क्या कुछ डिस्कशन हुआ, ये सब कुछ आज के एपिसोड में आप लोग जान पाएंगे। तो आज टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज सुनाते हैं जूम मीटिंग का टोटल डिस्कशन। लास्ट तक इस एपिसोड के साथ बने रहिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। फिर बातें और करेंगे। आ, मित्रों, सेव अर्थ मिशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेव अर्थ मिशन के सारे जो ये परिवार की जो मीटिंग है अपनी, ये एक ऐसी मीटिंग रहती है जिसके अंदर में हम इन्वायरमेंट पे फोकस्ड होते हैं। मगर इन्वायरमेंट जो है वो इटसेल्फ एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति कितना भी जो चाहे वो पा सकता है, क्योंकि प्रकृति माता जो है वो देने में कभी कंजूसी नहीं करती। और हमने हमेशा देखा है कि जब जब हमने प्रकृति से मांगा, जब जब हमने प्रकृति से मांगा, तब तब प्रकृति ने हमें दिया है। माँ ने कभी ना नहीं बोला। अगर आप बताइए कि और ये सारी जो बातें हैं वो हम लोग क्यों करते हैं, मतलब हम लोग क्यों इतने कॉन्शियस हैं कि भाई अब प्रकृति को बचाना ही है। उसका कारण है मित्रों, क्योंकि अब जो है सिचुएशन अलार्मिंग है। अब हमें संभलना ही पड़ेगा, और कुछ भी हो जाए हमें जानना है कि हम अपनी पृथ्वी माता को कैसे बचा सकते हैं। और उसके लिए एक सबसे बड़ा, एकदम जबरदस्त प्लेटफॉर्म जिसको हम कहते हैं सेव अर्थ मिशन का एक प्लेटफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड बिगेस्ट मिशन। तो आज हम इसमें फोकस करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों जरूरी है, ठीक है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो, अच्छा ऐसी, ठीक है, अभी क्वेश्चन लेते हैं देवराज जी, क्वेश्चन अभी लेंगे। राधे श्याम जी अभी क्वेश्चन लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन सेव अर्थ मिशन के रिगार्डिंग जो है वो सारी क्वेश्चन ही करेंगे यहाँ पे। सेव अर्थ मिशन के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन करना होगा तो क्या होता है, इसमें दो तरीके हैं। जब आप कुछ ऐसे क्वेश्चन को करते हैं जो मुझे नहीं पता होता, तो वो क्वेश्चंस जो है वो हमारे द्वारा कहाँ फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, कस्टमर केयर में। तो कभी भी कोई ऐसे डाउट हो जो कि एजुकेशन के अन्यथा है, मतलब कि जिसके अंदर में जैसे लॉगिन नहीं हो रहा है, तो कोई विशेष सूचना जो कि सबके लिए सार्वजनिक है, सबका ही लॉगिन नहीं हो रहा है, तो वो तो मेरे पास आ जाती है। मगर किसी एक दो 10 व्यक्ति का अगर प्रॉब्लम है तो वो कस्टमर केयर के अंदर में संपर्क करेंगे तो 100% सॉल्व हो जाता है। समझ रहा हूँ। आगे ये ओके 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 ओके। सभी को धन्यवाद। आज हम जानेंगे, आज हमारा टॉपिक है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग इज रिक्वायर्ड, क्यों जरूरी है। उसको पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। जो आज के समय में हम खाना खाते हैं, जो भी हम भोजन कर रहे हैं, उसके अंदर में मित्रों क्या किया गया कि खेती एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। खेती एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी जिसके क्योंकि दुनिया उसी पे निर्भर है, खाना पीना सब उसी से आता है। हमारी मैक्सिमम जो जरूरतें हैं वो खेती से पूरी होती थी। और ऐसे में उसको धीरे 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 अधिक ज्यादा उसमें से यील्ड निकालने के लिए, मतलब ज्यादा खेती करने के लिए, ज्यादा पैदावार करने के लिए एक लालच सबके अंदर में समाया कि भाई हमारे जो फसल है उसको कीड़े खा जाते हैं, ठीक है। और कीड़े खा जाते हैं तो हमने क्या किया, खेती को ऐसा नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उसमें दवाइयां डाली। फिर हमें पता चला कि उसके अंदर में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, तो वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो किसी ने बताया, साइंटिफिक जर्नल्स में ऐसा छपा कि भाई नाइट्रोजन की जो कमी है उसकी वजह से क्रॉप खराब हो जाता है। क्योंकि सही बात यह है कि नाइट्रोजन की कमी जो है वो कभी हो ही नहीं सकती। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर में, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर में सबसे ज्यादा कोई गैस है, मतलब इस यूनिवर्स में, इस प्लेनेट पे, नॉट यूनिवर्सल। तो जो सबसे ज्यादा जो गैस है वो तो नाइट्रोजन ही है। 78% तो हमारी पृथ्वी पर नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की कमी
सॉइल में हो ही नहीं सकती। और अब जो है सेव अर्थ मिशन के अंदर में इससे क्या हो सकता है वो सब भी जानेंगे। और एग्रीटेक प्लेटफॉर्म जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं कि हमारे सेव अर्थ के अंदर में हमारी कम्युनिटी के द्वारा संचालित एग्रीटेक प्लेटफॉर्म है। एग्रीटेक प्लेटफॉर्म मतलब कि खेती से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है उसको हम बोलते हैं एग्रीटेक प्लेटफॉर्म। अब जरूरी क्यों था? क्योंकि हम आज के समय में जो भी खा रहे हैं वो हम सब का सब जो है वो जहर खा रहे हैं। साथ ही साथ में जो जहर हम इंटेक करते हैं उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी ऐसी तकलीफें जो कि लाइलाज है वो आज के समय में होती चली जा रही है। फिर एक मित्रों, आज के समय में हम जब रिसर्च के बारे में बातें कर रहे हैं ना, तो इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि अ, पैदावार बढ़ाने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया। जो हमारी फूड आते थे उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। जैसे कि बैगन है तो बैगन का अपना डीएनए है, ब्रिंजल है, मगर उसको मॉडिफाई करके बीटी ब्रिंजल बना दिया गया। बीटी ब्रिंजल का मतलब क्या हुआ कि वो बीटी ट्रीटेड हो गया, उसके जीन्स को मॉडिफाई कर दिया गया है। अब उसमें कोई कीड़े नहीं लगेंगे। मगर सच बात यह है कि कीड़े नहीं लगने भर से काम नहीं था, उस बैगन को इतना जहरीला बना दिया गया कि वो अब हमारे ऊपर में नुकसानकारक है। बीटी कॉटन आपने नाम सुना होगा, बीटी बैगन का नाम सुना होगा, और ये बीटी बीटी करके आपने बहुत सारे नाम सुने। फिर ऐसे ही बीज के क्षेत्र में आ गई। पहले आपको जो यहाँ पे बड़े लोग हैं इनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनकी उम्र जो है वो 50-60 साल होगी? ऐसे कितने लोग हैं? वो लोग बताइए कि सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले लोग जब बात करते थे तो, हाँ ठीक है, राधे श्याम जी, सब लोग सब सब बड़े हैं, और मेरे से तो काफी लोग बड़े हैं यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं, मधुकर जी। आ, जब ये बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, बीटी ये सारे के सारे जब आने लग गए, लोगों के हेल्थ पर उसका दुष्प्रभाव देखा गया। और दुष्प्रभाव इतना खतरनाक पड़ रहा था जिससे लोग पार नहीं पार पा रहे थे। मतलब लोगों का मरना शुरू हो गया। और ये हो गई सीड्स की बात। यहाँ जितने लोग बड़े हैं उनसे मैं यही पूछ रहा था कि पहले बीज जो है वो किसान खुद उत्पादन करता था। अब बीज सप्लाई करने के लिए भी कंपनी आ गई, खाद सप्लाई करने के लिए भी कंपनियां आ गई कि हम तुम्हें खाद देंगे, हम तुम्हें कीटनाशक देंगे, हम तुम्हें बीज देंगे। मगर कम्युनिटी फार्मिंग पहले होती थी। कम्युनिटी फार्मिंग का मतलब ये होता है कि किसी के खेत में अच्छे बीज आते थे ना, तो वो आपस में एक दूसरे से बीज एक्सचेंज करते थे। मतलब अपने से ही बीज को एक एक व्यक्ति लेता था, दूसरे व्यक्ति को देता था, दूसरा व्यक्ति इसको देता था, और बीज को बहुत ही संस्कारित करके रखा जाता था। आज के समय में क्या हो गया कि बीज भी खरीदना पड़ता है। अगर किसान की जो फसल आई, यहाँ पे युवा पीढ़ी भी बहुत सारी है, उनको पता ही नहीं है खेती होती कैसे है। उनको पता ही नहीं है, उनको कॉर्पोरेट का जॉब पता है। मतलब ऐसे बहुत सारे युवा हैं, सेवर्थ मिशन की मैं बात नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनको पता है। मगर जनरली यंग जनरेशन को पता नहीं है कि खेत में काम कैसे किया जाता है, कैसे होता कैसे है। तो पहले क्या करते थे, बीजों का आदान प्रदान होता था। अब जो है बीज के लिए पूरी तरह से आप कंपनियों पर निर्धारित हैं। अच्छा, अगर आपने खुद से बीज लगाने की कोशिश की तो आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया है। ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि इसी से पेस्टिसाइड बढ़ा। पेस्टिसाइड का यूज करना शुरू कर दिया कीटनाशक के लिए। घास उगती थी तो उसके लिए वीडीसाइड्स यूज करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज यूज करना शुरू कर दिया गया। और उसके बाद भी खाद जो आती है वो भी फर्टिलाइजर, वो भी बहुत भारी मात्रा में यूज हो रहा है। और लोग ये सोचते हैं कि भाई हमसे क्या मतलब, किसान जो है वो फल फूल उगा के दे तो रहा है तो वो खाते रहो चुपचाप। मगर बात ये है मित्रों कि आज के समय में ये, एक मैं आपको बताऊं, ये हमारा भारत का ही राज्य है। कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम जो है ये पहला, भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन के सामने आया। और सिक्किम ने क्या किया? सिक्किम ने निर्णय ले लिया कि हम किसी भी कीमत पे
कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर हम नहीं खरीदेंगे। कब लिया था? सन 2003 में सिक्किम की गवर्नमेंट ने, सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि किसी भी तरह के अब हम केमिकल का यूज नहीं करेंगे। जब आप अचानक से केमिकल का यूज करना बंद कर देते हो, तब आपकी पैदावार कम हो जाती है, तब जितनी आपकी फार्मिंग हो रही थी वो कम हो जाती है। और इसीलिए उससे पार पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार अगर पैदावार कम हो जाएगी तो लोगों का पेट कैसे भरेंगे। और फिर भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, सिक्किम की स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि अब से हमारे राज्य के अंतर्गत, हमारे राज्य की सीमा में कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं घुसेगा। 2010 की बात है, सिक्किम के अंदर में ऑर्गेनिक मिशन एक लॉन्च होता है, जो कि पूरी तरह से पूरे स्टेट को, पूरे सिक्किम राज्य को कन्वर्ट कर देता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और स्टेट सर्टिफिकेट आ जाता है, मतलब हर एक को सर्टिफिकेट दिया गया कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। और सीमा के अंदर में किसी भी तरह का, जैसे गुजरात के अंदर में आप लीकर बैंड है, मतलब गुजरात में कोई भी व्यक्ति जो है वो लीकर नहीं पी सकता। अब अंदर खाने कोई लेके आता हो वो नहीं पता, मगर लीगली अलाउड नहीं। अब यहाँ पर भी सिक्किम की गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि हमारे राज्य के अंदर में पेस्टिसाइड नहीं आएगा। कुछ दिनों के बाद में इसका फायदा हुआ, 66,000 फैमिलीज को फायदा हुआ। जब किसान जो है पेस्टिसाइड छिड़क रहा होता है तो वो खुद भी मर जाता है, कई कई बार जहर ज्यादा हो जाता है, मर गया क्योंकि जहरीला है वो। स्टेट का टूरिज्म बढ़ा, क्योंकि जब आपका पेस्टिसाइड आप कम डालोगे तभी तो तितलियां आएंगी, मधुमक्खियां आएंगी, उससे और ज्यादा हार्वेस्टिंग होगा, और ज्यादा तरह के वन्य जो प्रजातियां हैं वो बढ़ेंगी। मगर हमने क्या किया कि पूरी तरह से फार्मिंग को हमने अबॉलिश कर दिया, और हमने जहरीली तत्वों को डाल डाल के पूरा खराब कर दिया। सिक्किम के लोगों ने इसको खत्म कर दिया। फिर उसके बाद बीज में, खाद में, हर चीजों में पैसा लगता है, वो उन्होंने बचाया। और इसी तरह का सिक्किम की गवर्नमेंट ने जो काम किया, आज के समय में, आज के समय में आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, सिक्किम में जितना भी कुछ उगता है वो सब कुछ इंटरनेशनल, यूएस, यूके, ऐसे बड़े बड़े देशों में बहुत महंगे दामों से बिकता है। ये इसको बोलते हैं कम्युनिटी फार्मिंग, एग्रीटेक प्लेटफॉर्म। सेव अर्थ मिशन के अंदर में, सेव अर्थ मिशन देखिए कोई कंपनी नहीं है, ठीक है। कोई सेव अर्थ मिशन जो है वो कंपनी नहीं है कि सेव अर्थ मिशन के अंदर में कोई कंपनी है, उसमें प्रोडक्ट्स है, वैसा नहीं है। सेव अर्थ मिशन जो है वो एक तरह का प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है। सिक्किम के लोगों ने 75,000 हेक्टर, जो एक पूरा का पूरा फार्म का जो लैंड था, उन्होंने कन्वर्ट कर दिया और पूरा का पूरा ऑर्गेनिक बना दिया। उसकी मिट्टी अच्छी हो गई, अच्छा टूरिज्म बढ़ गया। और उसको देखा देखी उत्तराखंड ने और आंध्र प्रदेश ने, मित्रों, अब वो चीजों को फॉलो करना शुरू कर दिया है। जब हम अपने जीवन के अंदर में ऑर्गेनिक फूड लेते हैं, जब हम अपने जीवन में ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, तो वो दिखने में उतना अच्छा नहीं होता। मतलब ऑर्गेनिक जो है उसके आप अपीयरेंस देखेंगे तो उतना वो ब्राइट नहीं दिखेगा, मगर वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। आज के समय में जब हम खाना खाते हैं तो भोजन के साथ साथ में भारत के अंदर में टोटल मिलाकर लगभग 67% लोग ऐसे हैं जिनको आज भी विटामिन की डेफिशिएंसी, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल कोबालामिन, ठीक है, मिथाइल कोबालामिन। अब ये मिथाइल कोबालामिन, साइनोकोबालामिन, राइबोफ्लाविन, इस टाइप के आपने देखा होगा कि ये सारे मेडिसिन लोग खाते रहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बीकासोल नाम का आपने दवा जो है वो बहुत लोगों को आपने खाते देखा होगा। और बी कैप्सूल जो हैं वो क्यों लोग खाते हैं? क्योंकि उनके अंदर में विटामिन कॉम्प्लेक्सेस की कमी ना हो। किसी को विटामिन ए की कमी आती है, किसी को B12 की कमी आती है, किसी को D3 की कमी, किसी की हड्डियां अच्छी नहीं है, और उसके लिए वो ऊपर से दवाइयों को खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो भोजन है वो विषाक्त हो चुका है, वो टॉक्सिक हो चुका है। और इस पर कम से कम लोगों का ध्यान दिया। लोगों ने सिर्फ ये ध्यान दिया कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार कैसे, ज्यादा से ज्यादा फल
फूल कैसे उगे। मगर सच बात यह है कि अगर प्योर ऑर्गेनिक तरीका अपनाया जाए तो पूरी तरह से पैदावार हो सकती है और ऑर्गेनिक तरीके से हो सकती है। अब ऑर्गेनिक खाने से फायदा क्या मिला कि लोगों ने इसके लिए भी एक इनिशिएटिव लिया, कम्युनिटी ने। कम्युनिटी जो है उसी का इनिशिएटिव है। क्या है कि पहली बात, अपना खाना खुद उगाओ। थोड़ा बहुत अपने अपने घर में कुछ किचन बना लेना, थोड़ा किचन के पास में किचन गार्डन बना देना, और उसके अंदर में केमिकल के बिना वाली जो चीजें हैं वो उगाना शुरू करना। फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में जैसे मैंने आपको डिटर्जेंट बताया था, और नेचुरल ग्रेड का शैम्पूज आते हैं, स्किन केयर आते हैं, वैसे चीजों को यूज करना जो कि वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करे। किचन के वेस्ट को पूरी तरह से यूज करना जिससे कि बायोगैस बन सके। ये सारे काम जो है कम्युनिटी के स्तर पे हो सकते हैं। और ये कम्युनिटी के स्तर पे किसने किया है? क्यूबा की गवर्नमेंट ने। क्यूबा की गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां के लोगों ने, एक्चुअली गवर्नमेंट मतलब लोग, ठीक है, उन्होंने 1990 में डिसीजन लिया और क्यूबा को पूरी तरह से केमिकल फर्टिलाइजर देने से सब लोगों ने ना बोल दिया। एक्चुअली क्या हुआ था, सोवियत यूनियन जो है उसका टूटना हुआ था 1990 के समय में। और सोवियत यूनियन टूटने के बाद में क्यूबा को लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर देने से ना बोल दिया कि हम आपको केमिकल फर्टिलाइजर भी नहीं देंगे और हम आपको पेस्टिसाइड्स भी नहीं देंगे, हम आपको खाद भी नहीं देंगे और हम आपको कीटनाशक भी नहीं देंगे, आप जैसे मन तैसे जी लो। और उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए। वहां के लोगों को फिर क्या करना पड़ा, जबरन मजबूरी में ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी पड़ी। और उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को इतना जबरदस्त काम किया कि आज क्यूबा का कैपिटल हवाना, वो 70% अपने वेजिटेबल्स को ऑर्गेनिकली उगाता है। क्यूबा ने अपने यहाँ पर खुद से, उसको लोगों ने पेट्रोल देने से ना बोल दिया, हम आपको क्रूड ऑयल भी नहीं देंगे। क्यूबा ने क्या किया मित्रों, इतने गन्ने के खेत लगाए कि गन्ने से उन्होंने इथेनॉल बनाकर और अपनी गाड़ियां चला ली। और इस तरीके से क्यूबा जो है वो हम सबके लिए एक प्रेरणा है कि छोटा सा देश है ये क्यूबा। आप अपने मैप पे खोल के देखिएगा, गूगल पर डाल के क्यूबा, तो क्यूबा जो है, और फिडल कास्ट्रो करके उसके जो लीडर हैं वो भी उसी के लिए फेमस हुए क्योंकि उन्होंने स्टैंड लिया कि हम भले ही छोटे हैं, हम तादाद में छोटे हैं, मगर हम कार्य बड़े भी कर सकते हैं। और यही फिर पीछे पीछे चल लिया इथोपिया। इथोपिया जो है, इतने कॉफी के प्लांट इधर चलते थे, तो इथोपिया के पास में कॉफी जो है, उसकी वजह से क्या होता था कि क्लाइमेट चेंज और सॉइल डिप्लीशन हो रहा था। मतलब कि मौसम में बदलाव हो रहा था और इनके मिट्टी इनकी खराब हो रही थी। इनके फार्मर्स ने क्या किया, इनके किसानों ने क्या किया कि अब हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। उससे ज्यादा इनकम बनाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग से ज्यादा इनकम बनाई। हमारे जैसी उनके पास में कम्युनिटी बनाई, छोटी छोटी कम्युनिटी, और वो कम्युनिटी ने उसको खरीदना शुरू किया। और इस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी वन जल संरचना जो है, वन जो है, वो सबको बचा लिया सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करके। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर में पहले जैसा अब बात नहीं रह गई। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत तेजी से एक्सेप्ट किया जा रहा है मित्रों। और ऑर्गेनिक जो चीजें हैं वो आज तो ठीक है, मगर आज से आप 5 साल के बाद देखेंगे हमारी जो कम्युनिटी है वो पूरी की पूरी तरीके से पूरा पूरा ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो जाएगी। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक पे शिफ्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि होना पड़ेगा, समय इतना खराब आ रहा है। फिर उसके बाद सेकेंड, इजिप्ट। अब इजिप्ट में क्या हो रहा था, इजिप्ट में रेगिस्तान जो है वो बढ़ता जा रहा था। और रेगिस्तान बढ़ेगा तो क्या होगा, वहां की जमीन खराब हो जाएगी। इजिप्ट के लोगों ने यही किया कि वहां के एक रिसर्चर हैं, उनका नाम है डॉक्टर इब्राहिम। डॉक्टर इब्राहिम को 1977 में ये मन में आया कि अब यहाँ पर ज्यादा धीरे धीरे इकोसिस्टम खत्म हो रहा है, धीरे धीरे डेजर्ट बढ़ रहे हैं, फर्टाइल लैंड जो है वो कम हो रही है, खत्म हो रही है। तो वहाँ के लोगों ने पूरी तरह से अपने आप को धीरे धीरे करते करते ऑर्गेनिक पे शिफ्ट कर दिया। और अभी आपको पता है, इजिप्ट से ही बहुत सारा खजूर जो है हमारे मार्केट में बिकता है। बहुत सारी कॉटन जो है एक्सपोर्ट होती है भारी दामों में। हमारा जो इनऑर्गेनिक कॉटन है उसके मुकाबले ऑर्गेनिक कॉटन का रेट डबल ट्रिपल है, और वो भी एक्सपोर्ट होता है ग्लोबली। और उसी से उनकी, मतलब उन्होंने अपनी मरी हुई जमीन को भी जिंदा कर लिया सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब
उन्हीं के रास्ते चल पड़ा भूटान। भूटान ने देखा था सिक्किम को, और भूटान में मैंने आपको कई बार बताया है कि कार्बन न्यूट्रल देश है, कार्बन नेगेटिव है एक्चुअली। मतलब वहां पर जितना कार्बन एमिशन होता है उससे ज्यादा वहां पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, ऐसा आप मानिए। अब भूटान ने भी अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि हमें भी 100% क्या बनना है, पूरी तरह से हमें बनना है ऑर्गेनिक। और उन्होंने अचीव भी कर लिया है। तो 70-80% तक उनके वहां पर अभी ऑर्गेनिक खेती ही होती है, और किसी भी तरह के केमिकल का, फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना पड़ता है। अब सेव अर्थ मिशन यहाँ पे किस तरीके से क्या काम कर सकता है, और ये कम्युनिटी क्या काम कर सकती है। कम्युनिटी जो है वो ऑर्गेनिक चीजों का यूज कर सकती है, अपने घर के अंदर में किचन गार्डन को डेवलप कर सकती है। किचन गार्डन जो है, कुछ ना कुछ आप जरूर उगाइए। कुछ जैसे हमने एक बार बात करी थी कि कुछ हर्ब्स आप उगाइए, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन उगाइए। तो वैसे ही एक एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है किचन गार्डन। आप किचन गार्डन के अंदर में आप जो भी अपने से उगा सकते हैं, वो जरूर से वो फल, वो सब्जियां, वो हम अपने वहां पर प्लांट करें। और वो लगाने से क्या होगा कि हमें ऑर्गेनिक चीजें मिलेंगी, हम हेल्दी खाएंगे। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। अभी आपको मैं बताऊं कि एक ही चीज है, ये थोड़ा आपको जान के भी आश्चर्य होगा। एक मेडिकल में एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। जो लोग यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन से होंगे उनको ये बातें मालूम है। अब BBB जो है, ब्लड ब्रेन बैरियर, इस पर रिसर्च किया गया कि एक केमिकल जो कि हम और आप बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं, क्योंकि जो पैक्ड फूड आते हैं ना, जो पैक्ड फूड, जितने भी पॉलिथीन के अंदर में पैक्ड आते हैं, जो जिसको रैपिंग किया जाता है, उसके अंदर में एक केमिकल होता है जिसका नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये MSG इसको बोला जाता है, ग्लूटामेट। दूसरा आपने सुना होगा एजीनामोटो। ये जनरली जो चाइनीज खाते हैं, मंचूरियन खाते हैं, उस टाइप के में इसको डाला जाता है। और ये टेस्ट इनहेंसर है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, अजीनामोटो, इस टाइप की जो चीजें हैं, ये टेस्ट इनहेंसर है। इनको क्या किया गया कि स्टडी किया गया और इनको चूहों को खिलाया गया। और चूहों को देने के बाद में आप विश्वास नहीं करेंगे कि चूहों के कुछ दिनों के बाद में ही प्रवृत्ति जो है वो एबनॉर्मल होने लग गई। मतलब कुछ ही दिनों के अंदर में चूहों के जब ब्रेन को डाइसेक्ट किया गया तो वहां पर भी मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिला। अब आपको एक चीज समझ के आश्चर्य लगेगा कि एक जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, हम जो भी खाते हैं वो हमारे ब्रेन में नहीं जाता, क्योंकि हमारे अगर कुछ भी ब्रेन में चला गया तो ब्रेन इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसका अपना एक प्रोसीजर है। और ब्लड ब्रेन बैरियर के मैकेनिज्म के तहत कोई भी चीजें जो हम खाते हैं, जो हम सांस लेते हैं, वो सीधे जो जहरीले पदार्थ हैं वो ब्लड में जाके ब्रेन में नहीं जाते, और ब्रेन तक से वो आइसोलेटेड रहते हैं। मगर ऐसे कुछ केमिकल्स अब आ गए हैं जिन्होंने ब्लड ब्रेन बैरियर को भी पार कर दिया। ये खतरा अलार्मिंग है, और इसको हमें आपको समझना ही पड़ेगा कि किसी भी तरीके से अब हम ऐसा फूड कंजम्पशन नहीं करेंगे जो कि इनऑर्गेनिक हो। ज्यादातर ट्राई करेंगे कि हम ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हो। ज्यादातर कोशिश करेंगे कि हम अपनी कुछ चीजें उगा सकें। हमारे पास अगर जगह है, टेरेस पे जगह है, छत पे जगह है, तो हम ट्राई करें कि भले एक लौकी सही, दो बैगन सही, मगर हम ज्यादा से ज्यादा चीजें खुद से उगा सकें। हमें अच्छा खाने को मिलेगा, हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। और लोगों की जब ऑर्गेनिक के प्रति डिमांड होगी, तभी ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो ऊपर आएगा। अब सबसे अच्छी बात जो है कि हमारे पास में एक ऐसा मिशन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मिशन, वर्ल्ड बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, जो जहां पर कम्युनिटी सारा काम करती है, जिसको हम बोलते हैं डाओ। डाओ क्या है? अब हम क्या दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं अभी? शायद नहीं है। मगर क्या हम में दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म बनने की क्षमता है? तो बिल्कुल है। क्योंकि सेवर्थ मिशन का जो प्लेटफॉर्म है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर व्यक्ति अपनी आदतों में परिवर्तन करके, अपने आप को इनहेंस करके, दूसरे लोगों को मिशन की गतिविधियों से अवेयर करवा के भी इनकम कर सकता है। और उसका कारण है इसका डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जनता की चीजें जनता के हाथों। और
यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो लोग नए आए हैं वो हम थोड़ा हमको बताते हैं कि यहाँ पर वोटिंग से डिसीजन लिया जाएगा और लिया जाता है। जो लोग वोट करेंगे उसी से अवार्ड भी मिलेगा। अभी 21 साइकिल के विनर हैं, ठीक है। तो वो कैसे, ये चूज कैसे किया जाएगा, क्योंकि विनर की लिस्ट तो बड़ी है। उसमें तो कुछ मैंने भी अभी हाल में देखा कि उसमें कुछ 66 ऐसे कुछ नाम है। तो उसमें से कैसे 21 लोगों को आप चूज कर सकते हैं? 21 लोगों को कैसे चूज किया जाएगा? बाई वोटिंग, वोटिंग से। और दूसरी बात कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहती है। डाओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कोई भी डिसीजन जो है वो कोई मालिक नहीं लेता, ट्रांसपेरेंट तरीके से लिया जाता है। साथ ही साथ एसेट और प्रॉफिट, ये दोनों किसके होते हैं? कम्युनिटी के होते हैं। जो भी एसेट जनरेट होता है वो भी कम्युनिटी का, जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो भी कम्युनिटी का। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ खूबियां होती हैं। अब हम आते हैं कि डाओ के अंदर में हमारे पास में प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। तो आज हमने समझा एग्रीटेक प्लेटफॉर्म। एग्रीटेक प्लेटफॉर्म के अंदर में वैसी टेक्नोलॉजीज को एनरोल करना कम्युनिटी का काम है जिसमें कि ऑर्गेनिक चीजें बढ़े, किसानों की खर्चे कम हो और उनकी आय कैसे बढ़ सके। उनको प्लेटफॉर्म मिले, उनको मंच मिले जहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके। और सेव अर्थ मिशन का इकोसिस्टम एक ऐसा मंच है जिसके अंदर में, जिसको कम्युनिटी डेवलप कर रही है, अभी अंडर डेवलपमेंट है, बट इसके अंदर में पूरी पूरी क्षमता है कि ये ऐसा मंच प्रोवाइड कर सकता है। और इसीलिए सेव अर्थ मिशन जो है वो अनूठा है, अनोखा है मित्रों। अब हम आ जाते हैं कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पे। देखिए, कम्युनिटी जो है इसके अंदर में कुछ लोगों ने अभी भी कहा है कि भाई साहब साहब हमारी मीटिंग नहीं हो रही है ना। तो उनको अपने सीनियर से कांटेक्ट करना है और साथ साथ में कस्टमर केयर नंबर है, तो उस पर कांटेक्ट करना है कोई, क्योंकि जनरली सबकी सबकी मीटिंग हो रही है, लोग कर रहे हैं। तो वहां पर आप एक बार कांटेक्ट करेंगे ना, और फिर भी अगर नहीं होता हो तो आप यहाँ पर चैट के अंदर में ये डाल देंगे, ठीक है। तो वो आपकी वहां तक बातें पहुंचा दी जाएंगी, ठीक है। क्योंकि कस्टमर केयर जो है, आप मुझे भी यहाँ पे बोलेंगे तो मुझे भी अल्टीमेटली कस्टमर केयर में ही बोलना है। मगर कई बार क्या होता है कि कोई कोई फॉल्ट ज्यादा आने लग जाते हैं तो मुझे जल्दी पता चल जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं। तो एक एक बात तो ये हो गई। सेकंड थिंग ये है कि आप प्री मिंटिंग कर ही रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी है, जो क्वेश्चन आप लोगों के आए हैं, ये कुछ ऐसे इररेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो जिसका आंसर मैं नहीं कर सकता। इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे टेक्निकली, जैसे आप पूछते हैं कि भाई ये कैसे करना है, जिस किसी इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स को हम नहीं जान पाएंगे ना। तो सिस्टम के अंदर में जो तीन तीन लेवल पे इसको डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप लोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंटिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों के 6 रेफरल्स हो चुके हैं, कुछ लोगों के 12 रेफरल्स हो चुके हैं। तो उसके हिसाब से आपके एलोकेशन हुए हैं कि नहीं। तो एक जनरल टर्म में सब कुछ प्रॉपर जा रहा है कि नहीं। और अभी आगे आने वाले समय में जब डाओ की वोटिंग शुरू होती है, जब डाओ पे आप लोग वोट करेंगे तो डाओ पे कॉइन होगा और हर डिसीजन जो है वो डाओ के थ्रू ही लिए जाएंगे। ये कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म के अंदर में मिंटिंग के लिए, प्री मिंटिंग के लिए 18% है जो कि फ्री एसेट्स है, फ्री एयर ड्रॉप है। और 1% फॉर मिशन टीम, मतलब पहली ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि टीम के बंदोबस्त के लिए 1% रखती है। स्टाफ है, कोई व्यक्ति है ना, जो कि ग्राउंड स्टाफ है। तो ये क्या हो गया, मिशन टीम हो गए। अब मिशन टीम के अलावा यहाँ पर डाओ एडवाइजर्स। डाओ एडवाइजर्स कौन होते हैं? जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है। आउटडोर मीडिया है, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, एनजीओज हैं, पॉलिटिशियंस हैं। इस तरह के लोग यहाँ पर डाओ एडवाइजर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनमें से यदि आपका कोई भी प्रोफाइल है तो हमें आपको एक ही काम करना है कि हमें डाओ एडवाइजर के लिए रजिस्टर कर लेना है। saveearthmission.org पर कुछ समय में इसके नामांकन शुरू हो जाएंगे। रही बात, सेव अर्थ मिशन का अपना लोकल ट्रस्ट भी है। तो जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए क्या करना है कि उसमें पूरी हायरार्की है कि भाई किस तरीके से उसके अंदर में लोग हैं। तो उसमें अध्यक्ष हैं, है ना, उपाध्यक्ष हैं,
जिला लेवल के हैं, राज्य के लेवल पे हैं, ब्लॉक के स्तर पे हैं और नेशनल है। तो इसके लिए भी वोटिंग शुरू होगी और इसके लिए भी आपको आवेदन करना है। अगर आपके जान पहचान में, प्रोफाइल में ऐसे लोग हैं जो कि इस पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं, तो उनको इससे जरूर अप्लाई करवाना है। और इसके एप्लीकेशन से क्या होगा कि उनको सेव अर्थ मिशन का वो जिम्मेदारी दिया जा सकेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं गांव एडवाइजर की, हमने बात कर ली। सेव अर्थ मिशन के लोकल ट्रस्ट की हमने बात कर ली। और ये इसका जो रिवॉल्यूशनरी जो चीज है, इसमें हम अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में हमने जाना है। हर बार हम अलग अलग प्रोडक्ट को जानते रहेंगे, समझते रहेंगे। सोशल मीडिया पर इसके सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी रेडी हैं। तो लाइक सब्सक्राइब जो भी है, जहाँ पे फॉलो कर सकते हैं वो कर लीजिए, जहाँ पे लाइक कर सकते हैं वो कर लीजिए। और इसके बाद में मैं आप सभी का इसीलिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस मीटिंग के अंदर में आप लोग आए। सर धनपाल जी, एसईएम के कॉइन का रेट नहीं, रेट देखिए, एसईएम जो है उसके उसकी कोई चीजें खरीदनी नहीं है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ्री है। जो पूरा का पूरा जो ये जो इकोसिस्टम है ना, वो ऐसा है, जो मैंने समझा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसके अंदर में आपको कुछ बाई करने की जरूरत नहीं है कि मतलब हमने कुछ खरीद लिया, नहीं। ये हैबिट्स के हिसाब से ही एलोकेट होता चला जाएगा। ठीक है। जैसे आप लोगों ने डाउ की वोटिंग की होगी तो कुछ बढ़ गया, कुछ आपके जो एसईएम जो उसमें दिखा रहा होगा डिजिटल एसेट, वो बढ़ गया होगा। तो ऐसे ही चीजों से जो आपकी वोटिंग जितना आप करेंगे, जितनी इसकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके हिसाब से होगा। मिंटिंग नहीं हो रहा है, मिंटिंग नहीं हो रहा है तो सर आपको कस्टमर केयर में कॉल करना है। कस्टमर केयर में कॉल करना है सर। ठीक है। और इसमें जो है, नहीं, आप इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि रेट जो है वो तब रहेगा। आप, आपका जो एलोकेटेड रेट है वो कब हो सकता है, जितनी एक्टिविटीज करेंगे उसके हिसाब से वो रेट राइज करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी, सभी लोगों को मैंने बताई थी कि एसईएम का इकोसिस्टम है। ठीक है। एसईएम इकोसिस्टम, ठीक है, जो मैंने समझा है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये सबसे टॉप है। ठीक है। एसईएस का इकोसिस्टम ऑन द टॉप ऑफ द प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पर किसी ने अर्निंग किया, तो अर्निंग करेगा तो वो फिएट करेंसी में कर रहा है, मतलब वो तो रुपीज में ही कमा रहा है। और जो उसने अर्निंग किया है, लेट सपोज 1000 रुपीज अर्न किया, तो उसमें से उसको 15% ऑफ द अमाउंट जो है वो बर्न करना पड़ेगा। और वो बर्न बटन दबाते ही एसईएम का डिजिटल एसेट ऑटो बाई होगा और ऑटो बर्न हो जाएगा, मतलब अपने आप बाई होगा और अपने आप बर्न भी हो जाएगा। और ये बर्न जो होता है, उससे एसईएम इकोसिस्टम में पैसा जा रहा है, बर्न हो के। तो एसईएम का इकोसिस्टम जो है वो इन्फ्लेट कर रहा है, मतलब वो बढ़ रहा है। तो जो डिजिटल एसेट आप बोल रहे हैं ना, डिजिटल एसेट की प्राइस कैसे बढ़ेगी? बर्निंग से बढ़ेगी। जितना बर्न होगा जो अमाउंट, उससे बढ़ेगी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अगली बार हम और भी सारे क्वेश्चंस लेंगे और भी सबसे इंटरेक्शन करेंगे। कुछ लीडर्स को भी इसके अंदर में लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं जो उनको मैंने अभी हाल में 4-5 हफ्ते पहले या शायद जनवरी के अंदर में स्टार्टिंग में ही उस मीटिंग हुई थी और बहुत अच्छा लगा था सारे लीडर्स से बात करके। तो उनको लेकर आएंगे तो वो भी बोलेंगे तो पता चलेगा ना, सारी सारी चीजों का हम मिल के मंथन करेंगे। तो अब अगली बार या कुछ 1-2 सेशन के बाद में हम लीडर्स की बात करेंगे। तब तक हमने प्रोडक्ट समझ लिया, हमने जितना हो सकता था वो एक एक प्रोडक्ट के ऊपर में जितनी बृहद जानकारी हो सकती थी वो मैंने देने की कोशिश की। और आप लोगों ने पूरी तरीके से धैर्य पूर्वक इसको सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि।